दोस्तों नमस्कार। ज्ञानायन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे कि आज क्लास हमारी तीसरी है। इससे पहले दो कक्षाएं हो चुकी हैं और उसके अंदर हमने पहली क्लास के अंदर सिलेबस के ओवरव्यू के बारे में देखा था और दूसरी क्लास में किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं एग्जामिनेशन एग्जामिनेशन के अंदर, तो उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। और उसके बाद में हम क्लास को डिटेल में लेने वाले थे। कहने का मतलब हम सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लास को शुरू करने वाले थे। तो आज हमारी यही वही क्लास है जो हम शुरू करने वाले हैं और जैसा कि आप देख रहे होंगे अध्याय 1 दिख रहा होगा। अच्छा, मैं आपको ये बता दूं कि यह कक्षा अ, जो सीईटी ग्रेजुएशन लेवल और सीईटी 12th लेवल पे दोनों पे कंटिन्यू चलेगी और दोनों के लिए हैं। हम शुरू में कॉमन सिलेबस पे पढ़ेंगे और उसके बाद में जैसे ही टॉपिक चेंज हो जाएगा और ग्रेजुएशन लेवल के टॉपिक आने लग जाएंगे तो उसको हम सेपरेटली करने वाले हैं। अच्छा, इसके अंदर लेवल पे हम आएँगे, क्वेश्चन के लेवल पे, तो हम आपको ये बता देंगे कि किस लेवल के क्वेश्चन सीईटी के 12th लेवल पे बनते हैं और किस तरीके के ग्रेजुएशन लेवल पे बनते हैं। हाँ, हल्के से डीप में आएँगे, थोड़े से ऑप्शन जो होंगे वो कन्फ्यूजिंग होंगे सीईटी ग्रेजुएशन लेवल के और जो 12th लेवल के होंगे वो थोड़े से कम होंगे। और मैं आपको ये बता दूँ कि जो ये टॉपिक हैं 2, आज इन दोनों मतलब ये विशेषताएँ और अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशंस और कैरेक्टर्स, तो ये हम फुल डिटेल में पढ़ेंगे। इसके मैं आपको ये बता दूँ कि क्वेश्चन भी हम देखेंगे। इस टॉपिक से किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं वो भी हम देखने वाले हैं। ये इंटरेस्टिंग चीज़ है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग पढ़ा के छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे हम बिल्कुल इस तरीके से पढ़ेंगे कि वो आपका टॉपिक क्लियर हो जाए। आपको ये क्लास दूसरी क्लास तो क्या, मतलब किसी और की क्लास तो क्या, ये मेरी क्लास भी आपको दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि मैं कुछ इस तरीके से आपको पढ़ाऊँगा और खुद से जुड़े हुए और अपने रियल वर्ल्ड से जुड़े हुए जो उदाहरण लेंगे, वो बहुत अच्छे से अपन को समझ में आ जाएँगे। आप क्वेश्चन फटाक 1, 2, 3 कंटिन्यू करते रहोगे। ये अपनी गारंटी है। और मैं आपको ठीक है, अब लेके चलते हैं अगली स्लाइड पे। हाँ, तो ये कुछ अपने बारे में है। इसके बाद में है हाँ, चलो, तो मेनली जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि कंप्यूटर क्या है? तो कंप्यूटर क्या है? आपने देखा होगा, जो आपको दिखता होगा, आपने की तरफ हाथ करके जैसे मॉनिटर दिखता होगा, उसकी तरफ हाथ करके आपने बोल दिया होगा कि यार ये कंप्यूटर है। पर असल में वो कंप्यूटर नहीं होता। जो पीसी यानी पर्सनल कंप्यूटर के साथ में जो एक डिब्बा सा जुड़ा होता है, असल में कंप्यूटर वो है। पर हम इसको पढ़ेंगे यहाँ पे तो हमको फिज़िकली तौर पे एग्ज़ाम के अंदर तो नहीं दिया जाएगा, सीधी-सी बात है। यहाँ पे तो हमको उसके बारे में जो नॉलेज है वो लेना है और एग्ज़ाम को पास करना है। एग्ज़ाम ओरिएंटेड हमको पढ़ना है और समझना तो है ही, पर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप देख रहे होंगे कि कंप्यूटर क्या है? तो कंप्यूटर कुछ भी नहीं है कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण है जो डेटा को इनपुट के रूप में स्वीकार करता है और दिए गए निर्देशों यानी इसको ही प्रोग्राम कहते हैं। ठीक है? प्रोग्राम क्या होता है मैं आपको बताऊंगा के अनुसार उसे प्रोसेस करता है। देखो सेकंड वर्ड क्या आया, प्रोसेस। प्रोसेस करता है और परिणाम, परिणाम को यहाँ अपन क्या बोलेंगे, आउटपुट। ठीक है, रिजल्ट को स्टोर करता है, ये स्टोर चीज करता है। तथा उपयोगी सूचना यानी उपयोगी सूचना जो भी हमको आउटपुट मिल रहा है उपयोगी सूचना को प्रदान करता है। कहने का मतलब ये है कि कंप्यूटर के कुछ उसका एक रिजल्ट यानी उसका एक आउटपुट देने का कुछ वे है, तरीका है और वो उस उसके अकॉर्डिंग देता है। और ये जैसे डेफिनेशन के अंदर लिखा होगा, क्या है ये इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण है, ये कुछ इनपुट लेता है, उसके बाद में
जो यूज़र होता है, जो उपयोगकर्ता होता है, वो कुछ उसको निर्देश देता है, यानी उस निर्देश को अपन क्या बोलते हैं? प्रोग्राम, ठीक है? और उसके अकॉर्डिंग वो उसको प्रोसेस करता है, जो इनपुट दिया गया उसको प्रोसेस करता है, फिर उसके बाद में प्रोसेस करने के बाद में वो रिजल्ट जारी करता है और उसी को हम क्या बोलते हैं? आउटपुट। और जो आउटपुट मिलता मिलता है वो इन्फॉर्मेशन होती है। और इन्फॉर्मेशन हम किसी को कहते हैं जो डेटा को सही तरीके से अरेंज किया जाता है और जिसको हम समझ सकते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? इन्फॉर्मेशन। ऐसी इन्फॉर्मेशन जो यूजर समझ सके, जो उपयोग करता है इसको समझ सके। ठीक है, कुछ आपको आइडिया लग गया होगा और कुछ डेफिनेशन ये हैं कंप्यूटर की जो आप अच्छे से समझ पाओगे कि भाई इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण जो डेटा को स्वीकार करता है, कहने का मतलब इनपुट लेता है और उसे प्रोसेस करता है, आउटपुट देता है मतलब रिजल्ट देता है, परिणाम को स्टोर करता है। स्टोर का मतलब ये होता है, इसका सीधा सीधा मतलब होता है मेमोरी से। ठीक है, और उसको हम क्या बोलते हैं? कंप्यूटर। और देखो कंप्यूटर, ठीक है, और डेटा को इंफॉर्मेशन में बदलने वाली मशीन, कुछ ऐसा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जिसके अंदर कुछ प्रोसेस होता है और वो प्रोसेस होने के बाद में हमको वो इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है, जैसे मैंने उसको कोई वॉइस दी, ठीक है, बोला कि आप कुछ काम करिए और उसके अकॉर्डिंग उसने मुझे कुछ रिजल्ट, कुछ चीजें दिखा दी और जो मुझे समझ में आ गई। इसका मतलब कंप्यूटर ने अपना पूरा काम कर दिया। काम किया तो इसका मतलब वो मेरे काम की चीज है। और वो किस तरीके से कर रहा है, उसका तरीका क्या है? इनपुट लेता है, प्रोसेस करता है, उसके बाद में वो आउटपुट देता है, फिर उसको स्टोर करता है। ये इसका सारा काम है। कंप्यूटर इज अ इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट वर्क ऑन द आईपीओ साइकिल। अच्छा, ये बड़ी अच्छी चीज है। ठीक है, आपसे इसके बारे में ये सवाल पूछा जाएगा कंप्यूटर के मूल कार्य क्या है? वो मूल कार्य, फिर वो ऑप्शन दे देगा और आपसे सवाल पूछ लेगा। देखो, यहाँ पे हम कंप्यूटर इस ऐसे पढ़ेंगे कि उसको समझते हुए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ें। एग्जाम के हिसाब से हमको यहाँ पे पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर एग्जाम से इतर सवालों से इतर और उस लेवल से इतर अगर हम चले गए तो 100% हम भटक जाएंगे और हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने वाले हैं। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमको पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, अच्छा देखो, ये इनपुट, फिर प्रोसेस, आउटपुट और स्टोरेज, ये है इसका आईपीओ साइकिल। आईपीओ साइकिल क्या है ये, इसके बारे में और डिटेल में पढ़ते हैं, देखना आप। देखो, कंप्यूटर के 5 मूल कार्य, मैंने आपको बताया था ना मूल कार्य, और ये पूछ लेते हैं सिलेबस के अंदर, मतलब क्वेश्चन के अंदर जो क्वेश्चन आने वाले हैं। इसके मूल कार्य क्या होते हैं? ये होता है कि ये इनपुट लेता है, यानी इन कुछ हम जो उसको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, वो इंस्ट्रक्शन को किसी न किसी रूप में लेता है। लेने का क्या क्या रूप हो सकता है? ठीक है ना, जैसे आपने देखा होगा कीबोर्ड है, ठीक है, तो इससे वो इंफॉर्मेशन लेता है। ठीक है ना, जैसे टच है तो इससे वो इंफॉर्मेशन ले रहा है, माउस है, ठीक है, और कई ऐसी इनपुट डिवाइसेस हैं जिसके बारे में हम आगे चल के पढ़ेंगे, जो जो इसके कामों में शामिल है। यानी इसके जो काम है उसमें एक ये भी काम है कि वो इंफॉर्मेशन, वो डेटा को ले रहा है, वो डेटा को ले रहा है और किसके थ्रू ले रहा है? वो इनके थ्रू ले रहा है। सेकंड क्या काम है उसका? जो लिया है, जो डेटा को लिया है उसने, उसको प्रोसेस करेगा, अच्छे से समझेगा और प्रोसेस करने के बाद में वो हमको आउटपुट दे देगा। अच्छा, इस प्रोसेस में वो क्या करता है? प्रोसेस के अंदर ये चीज शामिल होती है, ठीक है, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। अच्छा, इसके अंदर चीजें कौन सी शामिल होती हैं? एक तो वो एरिथमेटिक गणना करता है, कहने का मतलब अंकीय गणना, ठीक है, और दूसरी वो गणना एरिथमेटिक करता है, और जो सेकंड उसकी होती है वो होती है लॉजिकल। लॉजिकल बेस पे वो गणना करता है, ठीक है। और इसके अंदर एक चीज जो ये शामिल होती है, कंट्रोल, इसको हम क्या बोलते हैं? कंट्रोल, कंट्रोल यूनिट, ठीक है। हालांकि ये प्रोसेस के साथ में जुड़ी रहती है, लेकिन हम इसको अलग से पढ़ते हैं क्योंकि ये इसका अलग से कार्य होता है। जैसे उसने प्रोसेस कर लिया, उसके बाद में आउटपुट दे दिया और उसी आउटपुट को इसने क्या कर दिया? स्टोर कर दिया, एक जगह रख दिया। जैसे किसके अंदर रख रहा है? हार्ड डिस्क के अंदर रखता है,
जैसे किसके अंदर रखता है, हम जैसे पेन ड्राइव के अंदर रहते हैं, ये भी इसका एक हिस्सा होता है, ठीक है। जैसे रैम है, ये भी एक मेमोरी का हिस्सा है, स्टोर करने का हिस्सा है, वो रख रहा है। कई ऐसी चीजें हैं जिसके अंदर वो शामिल रख रहा है। जैसे हम डेटा को क्लाउड पे रख रहे हैं, तो भी ये इसका एक कार्य है। उसके बाद में कंट्रोल, कहने का मतलब ये जितना जितना तामझाम हो रहा है, जितना काम हो रहा है, वो कंट्रोल भी तो करना है, कंट्रोल भी तो जरूरी है। इसलिए ये कंट्रोल भी इसका एक मूल कार्य होता है। अच्छा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, अब क्या करना है, ये इतना हमने पढ़ लिया, समझ लिया, इससे बनने वाला कौन सा क्वेश्चन है जो हमारे लिए जरूरी है, हमको वही पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि हम उसको पढ़ेंगे और उसके अंदर हम बहुत डिटेल में चले जाएंगे, या फिर हमको पढ़ने में मजा आ रहा है और हम उसमें ना वो बस खोते ही चले जाएंगे। ऐसा नहीं करना है। बस जो टॉपिक पढ़ा, जो सिलेबस दिया हुआ है, देने के बाद में फिर वो हमारे कितना काम का है, हमारे काम का है, हम उतना ही पढ़ेंगे, उससे ज्यादा नहीं पढ़ने वाले। देखो, कंप्यूटर है, प्लस में इनपुट है, फिर प्रोसेस हुआ, आउटपुट हुआ, स्टोरेज हुआ, कंट्रोल, कंट्रोल हुआ। कहने का मतलब जो कंट्रोल है, इन सारे कामों को वो कंट्रोल करेगा, ठीक है। कंट्रोल बहुत जरूरी है, किसी भी चीज का कंट्रोल बहुत जरूरी है। आप लोगों का भी कंट्रोल जरूरी है। देखो, ज्यादा नहीं पढ़ोगे, मतलब सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ोगे, लिमिट के हिसाब से पढ़ोगे, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ोगे, और जो दिया गया है उस टॉपिक पे कौन कौन से क्वेश्चन बन रहे हैं, ये सब क्या है, आपका कंट्रोल है खुद पे, सिलेबस के अकॉर्डिंग। मैंने आपको पिछली क्लास में भी बोला था कि आप अपने सिलेबस को बहुत अच्छे से पढ़ लें और उसके बाद में अपने सामने ही रखें, ताकि आपको पढ़ने में, देखो, सिलेबस तो बाकी भी कवर करना है आपको, बाकी भी सब्जेक्ट पढ़ने हैं, ऐसा नहीं कि कंप्यूटर पढ़ना है। पर कंप्यूटर इसलिए हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि इसके अंदर थोड़े टॉपिक हैं और थोड़ा नेगेटिव मार्किंग है। तो हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, कम पढ़ के हम ज़्यादा आउटपुट लें। देखो, इसके अंदर मैं आपको बात बताऊँ, ये आप देखना। देखो, इनपुट आप इसमें कम है, इनपुट कम है, ठीक है? मैं एग्ज़ाम के हिसाब से बता रहा हूँ, और उसमें आउटपुट ज़्यादा मिल रहा है हमको। किसके अंदर? कंप्यूटर के सिलेबस में, जो कि हमारे एग्जाम के अंदर आ रहा है, क्योंकि हम बहुत सारी हिस्ट्री, पॉलिटी, करंट अफेयर सब पढ़ेंगे, और साइंस तो अथाह है, वो हम पढ़ेंगे, और उसमें से हमको आउटपुट कम मिलेगा, पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन उठाएंगे, पर बहुत छोटे से टॉपिक हैं, छोटे से हल्के हल्के हैं, उनको पढ़ लोगे, यहाँ से पढ़ लोगे तो आपके जितने क्वेश्चन हैं उसमें से ये ज्यादा। मैं आपको एक बात बताऊं, कंप्यूटर कोई भी पढ़ सकता है, किसी भी स्ट्रीम का आदमी पढ़ सकता है। कहने का मतलब आर्ट्स स्ट्रीम का पढ़ सकता है, साइंस स्ट्रीम का बंदा पढ़ सकता है, कॉमर्स और बहुत सारे, एग्रीकल्चर और बाकी, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है कि हमका हमारे डेली लाइफ से जुड़ी हुई है। हमारे सामने ही तो कंप्यूटर है, फ़ोन क्या है, कंप्यूटर है, हम उसको समझना ही तो है। यहाँ से समझ लेंगे तो फिर वो हमारे एग्ज़ाम के अंदर आने वाले क्वेश्चन भी हमसे गलत नहीं होने हैं। कहने का मतलब थोड़े से आउटपुट से थोड़े से इनपुट से ज़्यादा आउटपुट ले लो, मौका है बहुत अच्छे से। देखो, कंप्यूटर की विशेषताएँ, ठीक है, क्या-क्या विशेषताएँ हैं, और इसको हमने जो इंट्रोडक्शन क्लास हुई थी हमारी, उसके अंदर हमने पढ़ा था। मैंने उसके अंदर कुछ-कुछ बातें आपको समझा दी थी, पर यहाँ पे हम उसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ये स्पीड है, ठीक है ना, गति, उसके बाद में एक्यूरेसी यानी सटीकता, और उसके बाद में स्वचालन, ऑटोमेशन, उसके बाद में डिलिजेंस, परिशर्मिता, और रिलायबिलिटी, विश्वसनीयता, वर्सेटिलिटी, बहुमुखी शर्मित बहुमुखी क्षमता, और स्टोरेज कैपेसिटी यानी भंडारण क्षमता। इसको चलो डिटेल में पढ़ते हैं अपन। ये क्या लिखा हुआ है? गति। गति का मतलब स्पीड। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, देखो, गति जो होती है ना, गति यानी स्पीड कहाँ से जुड़ी होती है? जैसे हम मोटरसाइकिल को चलाते हैं यार, कोई भी साधन चलाते हैं, कार है, ट्रक है, बस है, ठीक है, रेलगाड़ी है, इसको हमने देखा होगा, इससे जुड़ी हुई चीज होती है। इसके अंदर दो चीजें होती हैं, एक तो होता है डिस्टेंस, ठीक है, और एक होता है टाइम। इन दोनों से जुड़ी चीज क्या है? स्पीड है। कहने का मतलब है कि किसी चीज को, मतलब जो दूरी है वो ज्यादा है या कम है, या आप उसके अंदर लगने वाला जो समय है
वो ज़्यादा है या कम है, इस चीज़ पे डिपेंड करेगा स्पीड। चलो यहाँ पे हमको गणित तो नहीं पढ़नी है, मैथ नहीं पढ़नी है, हमको कंप्यूटर पढ़ना है। तो कहने का मतलब ये चीज़ यहाँ पे कैसे रिलेट हो रही है? कहने का मतलब ये है कि देखो हमको कोई डेटा रिट्राइव करना है, कहने का मतलब रिसीव करना है या फिर उसको हमको यूज़ करना है, तो हम हर चीज़ पास में रखेंगे। हम आगे ये पढ़ेंगे कि जो रैम है और जो वर्चुअल मेमोरी हैं और रोम है और हार्ड डिस्क जो सेकेंडरी मेमोरी है, इनके बीच में डिस्टेंस क्या मैटर करती है? जो कि कंप्यूटर की स्पीड पे जो जो स्पीड को तय करती हैं और दूसरा होता है समय, यानी हम किसी चीज़ को कितना एक्सेस कर रहे हैं, कहने का मतलब हमने इनपुट दिया, उसके बाद में कंप्यूटर ने प्रोसेस किया और उसके बाद में हमको आउटपुट दिया। अगर वो ये जल्दी काम कर रहा है, तो ये कंप्यूटर हमारे काम का है, अदरवाइज़ कंप्यूटर हमारे काम का नहीं है। क्योंकि जो काम हम पहले कर लें और कंप्यूटर बाद में करे, मान लो मैंने उसको बोला कि भई गाना चला दे और उसने गाना 5 मिनट बाद चलाया और मेरा 5 मिनट बाद मूड ही खत्म हो गया। ठीक है यार, मुझे कुछ और काम पड़ गया, मैं उधर चला गया, तो फिर ये कंप्यूटर मेरे किस काम का? देखो, मैं आपको एक बात बताऊँ कि जो गति है ना, जो स्पीड है, ये कंप्यूटर की विशेषताओं में मेन विशेषता है। कि कहने का मतलब है कि अगर कंप्यूटर की विशेषताओं को कैटेगराइज़ किया जाए या फिर उनको प्रायोरिटाइज़ किया जाए, तो सबसे पहले कौन-सी चीज़ आएगी? स्पीड आएगी। यानी स्पीड की वजह से ही हम कंप्यूटर को यूज़ कर रहे हैं, अदरवाइज़ हम नहीं करते। हम आगे भी पढ़ेंगे। देखो कंप्यूटर अत्यंत, ये वर्ड बहुत ज़रूरी है, अत्यंत तेज़ गति से कार्य करता है और यह 1 सेकंड में लाखों से अरबों गणनाएँ कर सकता है। कहने का मतलब ये देखो, गणना का मतलब है कि मैंने 15 है और उसके बाद में मैंने इसके अंदर जोड़ दिया 30, 31, कहने का मतलब ये इसको ऐड करने में हमको थोड़ा-सा ज़ोर आएगा, इसको 6 करेंगे, इसके बाद में हम इसको 4 करेंगे। हमको टाइम लगेगा और ये जो कंप्यूटर होता है वो 1 सेकंड में ऐसी-ऐसी लाखों से अरबों गणनाएँ कर देता है। ये इसकी स्पीड होती है। कहने का मतलब उसने हमसे 15 और 31 लिए, यानी हमसे इनपुट लिया और बहुत जल्दी लिया। कहने का मतलब ये डिस्टेंस कम है और उसके बाद में वो बहुत कम टाइम लगा रहा है। कम टाइम लगाने के बाद में उसने प्रोसेस किया और फिर उसने आउटपुट दिया। आउटपुट देने के बाद में उसने स्टोर किया। स्टोर करने के बाद में अच्छा इन सारी चीज़ों को कोई कंट्रोल भी कर रहा है, कंट्रोल किया और उसके बाद में उसने हमको रिजल्ट दिया, तो हमको कंप्यूटर पसंद भी आ गया। क्यों? क्योंकि उसने स्पीड के अकॉर्डिंग काम किया, हमारे हिसाब से काम किया, हमारे दिए हुए इंस्ट्रक्शन पे उसने काम किया, निर्देशों की अनुपालना की, तो ये हमारे काम की चीज़ बन गई। इसलिए हमारे लिए स्पीड है वो बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है। इसकी गति माइक्रोसेकंड, नैनोसेकंड और पिकोसेकंड में मापी जाती है, स्पीड। ठीक है? आगे सटीकता, ये भी बहुत ज़रूरी है, एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है कि ये सटीक परिणाम देता है। कहने का मतलब ये है कि यदि इनपुट और निर्देश सही हो तो आउटपुट भी सही प्राप्त होता है। गलत इनपुट देने पर परिणाम भी गलत ही होता है। जैसे मैं आपको ये चीज़ बताऊँ इसके अंदर, जो कि शॉर्ट से आपको नहीं दिख रही होगी, मैं आपको ये बताऊँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है इस एक्यूरेसी के लिए, सटीकता के लिए। महत्वपूर्ण तथ्यों में मैंने इसको शामिल कर दिया है कि गार्बेज इन एंड गार्बेज आउट, गीगो। अगर ये बोला जाए कि गीगो क्या है और ये सवाल आ सकता है ग्रेजुएशन लेवल पे, क्या है? तो फिर ये सटीकता से जुड़ा हुआ है। कहने का मतलब ये अर्थात गलत इनपुट दोगे, कहने का मतलब हमको गाना बजाना, गाना सुनना है, हमको गाना सुनना है लता मंगेशकर का और उसने गाना हमको सुना दिया श्रेया घोषाल का, ठीक है ना? तो इसका मतलब कंप्यूटर की गलती है और हमको गाना सुनना था श्रेया घोषाल का और हमने उसको बोल दिया कि तुम गाना, उसने, और जो हमने टाइप कर दिया, वो गाना कर दिया लता मंगेशकर का। तो वो तो वही दिखाएगा ना, जो हमने गलत इनपुट दिया था और उसका जो आउटपुट आया वो क्या आया। देखो कंप्यूटर कभी गलती नहीं करता है। अगर अच्छा कंप्यूटर होगा ना तो वो गलती नहीं करेगा, सिस्टम सही से चलेगा तो गलती नहीं करेगा। पर अगर आप गलत उसको इनपुट दोगे तो वो क्या देगा? गलत आउटपुट देगा। कहने का मतलब अगर आपको कोई चीज़ ऐड करनी है ना? जैसे आपको ये चीज़ करनी है ऐड और
प्लस लगा के और यहाँ पे आप करोगे 4, ठीक है? तो ये क्या दे देगा उत्तर 41। पर लेकिन आप यहाँ पे ये न लगा के और आपने माइनस लगा दिया तो वो क्या उत्तर दे देगा आपको 33। पर जो 33 उत्तर दे रहा है वो इसकी गलती नहीं है, वो आपकी गलती है, क्योंकि आपने जो इनपुट दिया था वो गलत दिया, ये इनपुट गलत दे दिया। आप देना क्या चाहते थे प्लस, और आया क्या 41। इसने तो अपने हिसाब से सही कर दिया। आपने गार्बेज इन गलत किया तो आपको आउटपुट क्या मिला, गार्बेज। गीगू किस पे काम करता है, सटीकता पे, एक्यूरेसी पे। गलत इनपुट देने पर गलत परिणाम आएगा, ठीक है? अब अगला क्या है, स्वचालन, ऑटोमेशन, है ना? मतलब कंप्यूटर ऑटोमेशन पे भी बड़े अच्छे से काम करता है। एक बार निर्देश देने के बाद में कंप्यूटर स्वतः कार्य करता है और बार बार मानव हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होती और पहले से निर्धारित प्रोग्राम के अनुसार कार्य करता है। मैंने आपको इंट्रोडक्शन क्लास के अंदर ये इसका इंट्रो दिया था कि वो स्वचालन ऑटोमेशन कैसे करता है। कहने का मतलब ये है कि कंप्यूटर को हम कोई भी काम देंगे ना, वो उस काम को, देखो मैं आपको एक बात बताऊं, आप है ना इसका स्क्रीनशॉट लेते रहना। मैं आपको स्क्रीनशॉट लेने का टाइम दूंगा, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत अच्छे से काम आएगा। कहने का मतलब देखो मैं आपको इसको उदाहरण से समझाऊं। ये एटीएम है, एटीएम के अंदर कोई आपको बैंक का आदमी खड़ा मिला, नहीं मिला ना। वो कैसे काम कर रहा है, ऑटोमेशन तरीके से काम कर रहा है ना। मैंने उसको 500 रुपये दिए और उसने 500 रुपये मुझे निकाल के दे दिए। तो कैसे दे दिए, क्यों दे दिए, किस लिए दे दिए? वो दे दिए ऑटोमेशन, उसका एक उसकी विशेषता, उस विशेषता के आधार पे उसने उसने दे दिए। स्वचालित बिलिंग, कहने का मतलब आजकल के आपने देखा होगा ऑटोमेटिक पीडीएफ जनरेट हो जाती है। जैसे हमने हमारा नाम डाला और ऑटोमेटिक पीडीएफ जनरेट होके आ गई। तो वो भी काम किस पे कर रहा है, स्वचालित बिलिंग पे काम कर रहा है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिस पे कंप्यूटर अपने आप काम करता रहता है। कहने का मतलब उसको मैंने जैसे एक गानों की प्लेलिस्ट दे दी और मैंने बोला ना उसको एक गाने को बार-बार रिपीट करना है, तो वो उसको रिपीट करता रहेगा, हज़ारों बार रिपीट कर देगा, क्योंकि मैंने उसको इंस्ट्रक्शन दे दिया। उसको मैंने बोला है कि एक गाना छोड़ के एक गाना बजाना, तो वो भी काम करेगा। देखो ये सारे हो सकता है यूट्यूब के अंदर फीचर ना हो, आप यूट्यूब को जोड़ के देख रहे हो, पर ऐसा नहीं है। बहुत सारी ऐसी प्लेलिस्ट आती है जो एक गाने को छोड़ के एक बजा लेता है, फिर कंटिन्यू बजा लेता है। हम उसको बोल देते हैं कि रिवर्स में बजा, तो वो रिवर्स में गाने बजाने शुरू कर देता है। कहने का मतलब है जैसे हम उसको इंस्ट्रक्शन देंगे, उस हिसाब से वो अपने आप काम करता रहेगा और उसको एक बार इंस्ट्रक्शन देना, फिर वो अपने हिसाब से काम करता रहेगा अपने अकॉर्डिंग, ठीक है? तो ये है स्वचालन। देखो हम इसको ज़्यादा डिटेल के अंदर पढ़ने जाएँगे तो बहुत सारे उदाहरण हैं, पर हम हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, जो हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी हो। परिशर्मिता, डिलिजेंस, मैंने आपको बताया था कंप्यूटर कभी थकता नहीं है, ठीक है? एक बार आप काम करना कि इंट्रो क्लास ज़रूर देखना ताकि आपको है ना सिलेबस का ओवरव्यू पता चले, और ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा एक और आपको बात बता दूँ कि मैंने सिलेबस चेंज की भी क्लास डाली है और मैंने हर चीज़ को कैटेगराइज़ कर दिया है। ख़ास करके जो ग्रेजुएशन लेवल के बंदे हैं, वो एक बार क्लास को देख लें ताकि आपका मतलब क्लियर रहे। मैंने हर टॉपिक को अलग-अलग बता दिया है कि भई ये टॉपिक 12th का और ग्रेजुएशन लेवल का दोनों का साथ में है, और कुछ टॉपिक जो अलग से जोड़े गए हैं हमारे रियल वर्ल्ड से जुड़े हुए, और बहुत अच्छे से आलोक सर की इसमें तारीफ़ करनी पड़ेगी। तो वो अलग है, मतलब वो अलग से मैंने मैंने उसको सेपरेट करके बताया है और हम उसको बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं, पर सिलेबस का आपके दिमाग में पिक्चर होना ज़रूरी है। तो परिश्रमिता, डिलिजेंस, कंप्यूटर कभी थकता नहीं है, एक ही कार्य को बार-बार और समान गति और सटीकता के साथ में करता है। देखो 2 विशेषताएँ इसके अंदर शामिल हो गई और इसमें ऊब या थकान की कोई बात नहीं होती है। बस है ना ये अगर सिस्टम बहुत अच्छा है, गरम नहीं होगा तो वो उसको हैंग होने की भी कोई समस्या नहीं रहेगी और वो कंटिन्यू काम करता रहेगा, वो थकेगा नहीं। वो बताता भी नहीं है कि भई मैं थक गया हूँ, अब मुझे छोड़ दो। उदाहरण के लिए वेतन तैयार करना और परीक्षा परिणाम बनाना। बहुत सारे ऐसे काम हैं, ये सिर्फ़ अकेले ये उदाहरण नहीं है, बहुत सारे ऐसे कई उदाहरण हैं जो जैसे कंप्यूटर को हम काम देते जाएँगे वो डायरेक्टली करता रहेगा। अब अगला है विश्वसनीयता, रिलायबिलिटी। कंप्यूटर हमेशा विश्वसनीयता, क्या हो रहा है भाई?
तो विश्वसनीयता, कंप्यूटर हमेशा विश्वसनीय परिणाम देता है। कहने का मतलब है कि विश्वास वाले काम करता है ये, ऐसे नहीं है कि हम उसको जोड़ दे रहे हैं और बाकी कर रहा है। समान इनपुट देने पर हर बार समान परिणाम जारी करता है, ठीक है? और इसमें परिणामों की स्थिरता रहती है, स्टैटिक रहते हैं वो। कहने का मतलब है बैंकिंग प्रणाली कंटिन्यू चल रही है तो चल रही है। हम पैसे डिपॉज़िट करने के लिए बोल दें और वो पैसे विथड्रॉल कर रहा है, ऐसा ये काम नहीं करेगा। अगर ऐसा काम करेगा तो कंप्यूटर को बैंकों में यूज़ नहीं किया जाएगा। यानी ये विश्वसनीय, रिलायबल है। एटीएम के लिए भी यूज़ नहीं किया जाएगा कंप्यूटर को, अगर वो ₹500 दिए और ₹1000 निकाल दिए। कई बार क्या होता है कि ये ह्यूमन एरर आती है। ह्यूमन एरर की वजह से एटीएम के अंदर ये समस्याएँ पैदा हो जाती हैं। आप ज़रूर कहोगे कि हाँ, कभी-कभार ऐसा होता है, पर ऐसा वो खुद पहले तो खुद मैनेज करने की कोशिश करता है, फिर नहीं होता है, तो फिर वो बैंक के अंदर खुद ही सूचना दे देता है। ये ऑटोमेशन का एक पार्ट है, वो खुद ही सूचना दे देता है कि अब मैं खराब हो चुका हूँ, वो भी आपकी वजह से, और अब आप आके मुझे ठीक करें। देखो कंप्यूटर तो कंप्यूटर होता है ना, आखिरकार इंसान तो नहीं है ना, तो वो बे बे बेचारा इतना तो करता है ना आपके लिए। तो बैंकिंग प्रणाली है, उसके बाद में रेलवे आरक्षण है और ऑनलाइन परीक्षाएँ। ऑनलाइन परीक्षा भी ऐसे ही है, रिलायबल तरीके से वो करता है, पर इसमें ना कुछ ह्यूमन होते हैं, वो इसमें तो वो खुद अविश्वसनीय हो जाते हैं, ठीक है ना? वो खुद दूसरों से धोखा करते हैं, तो ऑनलाइन परीक्षा में आजकल फ्रॉडिंग आप देख ही रहे होंगे। तो ये कंप्यूटर की गलती नहीं है, ये आदमियों की गलती है, लोगों की गलती है, और ऑनलाइन परीक्षा भी यही करवाता है अभी, ठीक है ना? नीट के लिए देखो क्या करें यार, पेपर आउट हो रहे हैं। हाँ, कहाँ तक हम पहुँचे? तो यहीं से देखते हैं। एक आगे तो नहीं चले गए? चलो ठीक है। बहुमुखी क्षमता, वर्सेटिलिटी, कहने का मतलब बहुत सारे काम एक साथ कर देगा। कंप्यूटर अनेक प्रकार के कार्य कर सकता है और इसका उपयोग शिक्षा, बैंकिंग, चिकित्सा, व्यापार, अनुसंधान, मनोरंजन और ऐसे कई अनेक क्षेत्रों के अंदर किया जाता है, और एक ही कंप्यूटर विभिन्न प्रकार के कार्य करने में सक्षम है। मैं आपको क्या बताऊँ इसके अंदर, आपको सब कुछ पता ही तो है, बस ये पॉइंट आपको याद रखना है। कभी-कभी क्या होता है कि वो वर्सेटिलिटी सीधे दे देता है एग्ज़ामिनेशन के अंदर, क्योंकि इसका आपको ये यहीं से तो मालूम पड़ जाएगा। पर वर्सेटिलिटी अगर दे दिया, तो हो सकता है जो जिस जिस लोगों की इंग्लिश कमज़ोर है, वो इसमें मात खा जाए। देखो, दस्तावेज़ तैयार करना ये इसका काम है, वीडियो संपादन है, ऑनलाइन है, प्रोग्रामिंग है, बैंकिंग कार्य और कई सारे ऐसे कार्य हैं जो ये बहुत अच्छे से करता है। भंडारण क्षमता, कहने का मतलब स्टोरेज कैपेसिटी, कंप्यूटर विशाल मात्रा में डेटा संग्रहित करता है। इसका बहुत सारा देश आज वो पहले केबी और उसके बाद में फिर एमबी में काम होता था। शुरू-शुरू के अंदर जब आईबीएम ने एक हार्ड डिस्क को लॉन्च किया था, तो वो उसने सिर्फ़ 5 एमबी की थी, और वो बड़ा अजीब-सा था ना, वो 5 एमबी की बहुत लंबी थी। वो सिर्फ़ 5 एमबी का डेटा स्टोर करती थी, और आज है ना इत्तू सी चिप के अंदर है ना, बहुत सारा डेटा आ जाता है। और मतलब ये यार एक तरीके से एक जादू जैसा लगता है कि इतना सारा डेटा और इत्तू सी चीज़ के अंदर कैसे आता है। अच्छा, डेटा को सुरक्षित और व्यवस्थित रूप से भी रखा जाता है। ये भी इसका सिर्फ़ यही काम नहीं है कि डेटा को स्टोर कर लिया, ये बिल्कुल पार्टीशन के अंदर करता है। जैसे मैं आपको बताऊँ, ये इस तरीके से देखो, ये फॉर्मेट तो नहीं होता है, पर अपन इसको समझने की कोशिश करेंगे। इसके अंदर एक टाइप का डेटा, जैसे अंकों से रिलेटेड जो डेटा होगा, जैसे नंबर्स होंगे, ठीक ना? तो वो इसके अंदर रखने की कोशिश करेगा। जैसे कैरेक्टर से रिलेटेड डेटा होगा। कैरेक्टर का मतलब ये होता है कि जैसे शब्दों से जुड़ी हुई चीज़, ठीक है? देखो, मेरी हिंदी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तो नहीं है, पर शब्दों से जुड़ी हुई चीज़। और अगला डेटा, जैसे कोई गाने हैं तो उस गानों को अलग से यहाँ पे रखेगा, जैसे पिक्चर हैं तो पिक्चर्स को वो यहीं पे अलग रखेगा। तो मतलब व्यवस्थित रखता है, अच्छे से रखता है, सुरक्षित रखता है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाता है। जैसे कोई आप पीडीएफ है, पीडीएफ को डाउनलोड करोगे, तो उसके अंदर देखा होगा आपने पासवर्ड लगे, तो कहने का मतलब वो डेटा तो है, पर वो इसको स्टोर और वो सुरक्षित भी रख रहा है। ये भी कंप्यूटर की इसके अंदर हाँ, अच्छा, वो कौन-कौन सी चीज़ें हैं जिसके अंदर रखता है, वो हार्ड डिस्क है, एसएसडी है जो अभी भी आई है, ठीक है, पेन ड्राइव है, मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया ये,
तो ये सारी चीज़ें हैं जिसके अंदर वो रखता है। अच्छा, अब हम ये टॉपिक तो हमारा हो गया क्लियर, ठीक है? देखो इसके अंदर सवाल बनेंगे, जो जस्ट ये कंप्यूटर के उपयोग एवं अनुप्रयोग होने के बाद में हम अगले अ, उसके मतलब सबसे लास्ट में क्वेश्चन लेने वाले हैं और हर टॉपिक से क्वेश्चन लेंगे। मतलब इन दोनों टॉपिक से हम क्वेश्चन लेंगे। तो वो क्वेश्चन आपको ज़रूर देखना है क्योंकि जो मैं पढ़ा रहा हूँ, वो आप उसपे क्वेश्चन यानी उसपे प्रैक्टिस होना ज़रूरी है और वो इसी क्लास में हो जाए तो बात ही खत्म। मैं कुछ अच्छे तरीके से पढ़ा रहा हूँ और आपको स्क्रीनशॉट लेने का मौका दे रहा हूँ, तो इसका मतलब ये है कि मैं ऐसा नहीं चाहता कि आप या तो मेरी सेकंड बार इस क्लास को दूसरी बार देखो या फिर किसी और की क्लास देखो। आपका यहीं पे क्लियर हो जाए। सीईटी का एग्ज़ाम यार पास में होने वाला है और कंप्यूटर का बहुत शॉर्ट सिलेबस है। पढ़ के पार करके और अच्छे से मार्क्स ले आओ। देखो इस बार सीईटी नेगेटिव मार्किंग है। आपको दिमाग से पढ़ना पड़ेगा। क्लासेस करतियों के चक्कर में पढ़ोगे तो सीधी-सी बात है कि वो डेटा बहुत ज़्यादा है, आप याद नहीं कर पाओगे। और देखो मैं ये नहीं कह रहा कि वो आपको याद नहीं होगा या फिर आप उसके अंदर मार्क्स नहीं ले पाओगे। कहने का मतलब उसमें ये ना इनपुट बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा मेहनत करोगे तो आउटपुट इतना है नहीं, जितना इस कंप्यूटर के अंदर है। देखो कुछ कई-कई बार ऐसा क्या होता है कि कई बार ऐसे सब्जेक्ट हमारे देखो कुछ चीज़ सब्जेक्ट को हम शामिल तो नहीं कर सकते ना, मतलब उसको स्किप तो नहीं कर सकते ना। तो हम जब कंप्यूटर को भी स्किप नहीं कर सकते, छोड़ नहीं सकते, तो हम कुछ ऐसा करें ना कि जिससे कम इनपुट दें और कम हम पढ़ें उसको और ज़्यादा हमारे क्वेश्चन सही हो। तो ऐसा सब्जेक्ट आपके लिए कंप्यूटर है इस बार और मैं आपको ये बता दूँ कि मैं आपको कुछ इस तरीके से पढ़ा रहा हूँ और आगे भी पढ़ाता रहूँगा कि वो आपको मेरी क्लास के अंदर ही क्लियर हो जाए। ठीक है ना? आप क्या करो खुद के फ़ोन में अच्छा, मैं आपके लिए एक और आसान काम करूँगा कि ये पीपीटी ये ना, ये बिना ऐसे-ऐसे वाली जो मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है ना? ठीक है? बिल्कुल क्लियर कट पीडीएफ इसकी मैं टेलीग्राम चैनल पे और व्हाट्सएप यूनिटी जो कम्युनिटी चैनल है, उस पे मैं डाल दूँगा और उसको आप देखो, फ्री में देखो, अच्छे से देखो, एग्ज़ाम पास करो और ऑफ़िसर बन जाओ आप। ठीक है? अच्छा, कंप्यूटर के उपयोग एवं अनुप्रयोग आज के समय में कंप्यूटर का उपयोग लगभग प्रत्येक क्षेत्र में किया जा रहा है। इसकी तेज़ गति दिखा दिया ना मैंने आपको स्पीड, सटीकता, एक्यूरेसी, विश्वसनीयता, रिलायबिलिटी तथा विशाल भंडारण, बहुत सारा स्टोरेज क्षमता के कारण यह आधुनिक जीवन का अभिन्न अंग बन चुका है। देखो ना कंप्यूटर अभिन्न अंग बन चुका है। तो ये है इसका अनुप्रयोग और क्या है? अनुप्रयोग इसका उपयोग यही है कि हम इसको अपने जीवन में यूज़ कर रहे हैं और जीवन को आसान बनाने के लिए देखो यार कोई भी चीज़ है ना, एक पर्सन या एक व्यक्ति इस दुनिया के अंदर कोई भी चीज़ को इज़ाद कर रहा है, किसी भी चीज़ को उत्पन्न कर रहा है, जन्म दे रहा है, तो इसका मतलब वो खुद के फ़ायदे के लिए कर रहा है। खुद के फ़ायदे का मतलब जैसे हमने कैमरा बना दिया, हमने ये व्हाइट डिजिटल बोर्ड बना दिया, तो ये कुछ न कुछ तो हमको फ़ायदा दे रहा है ना। तो कंप्यूटर भी इस तरीके से हमको फ़ायदा दे रहा है, पर याद रखना कंप्यूटर बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे रहा है, बहुत ज़्यादा आसानी कर रहा है, मज़े से कर रहा है यार मतलब अब मैं क्या बोलूँ जादू है, इस टाइम जादू है। आज से 30, 40, 50 साल पहले है ना ये लोगों को इतना फ़ायदा नहीं था, जितना आज कंप्यूटर फ़ायदा दे रहा है। बहुत अच्छे एरा में जन्म लिया है अपन लोगों ने। तो देखो इसके ये भी यूज़ेज़ हैं कि ये शिक्षा यानी एजुकेशन के अंदर यूज़ हो रहा है। बहुत ज़्यादा हो रहा है, मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूँ तो हो रहा है, ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन हो रहे हैं, पीडीएफ्स बन रहे हैं, पीपीटी बन रही है, क्या-क्या नहीं हो रहा है एजुकेशन में थ्रू द कंप्यूटर, ठीक है? उसके बाद में बैंकिंग में हम डिपॉज़िट कर रहे हैं पैसा, ठीक है ना? विथड्रॉल कर रहे हैं, ठीक है? उसके बाद में हम यूपीआई चला रहे हैं, हम क्यूआर स्कैन कर रहे हैं, ठेले वाला क्यूआर बना रहा है। भारत ही एक ऐसा देश है जिसके अंदर यूपीआई, क्यूआर ये ट्रांज़ैक्शन बहुत आम ख़ास हो गया है। बाहर के देशों में है ही नहीं इतना सब कुछ। आप सोच रहे होंगे कि किसी ठेले वाले के पास, टैक्सी वाले के पास, नॉर्मल किराने वाला होता है, ये सब कुछ इसका यूज़ कर रहा है, तो इसका मतलब हर देश में यूज़ हो रहा है। नहीं हो रहा है भई, ये सिर्फ़ इंडिया में हो रहा है। ये मज़े सिर्फ़ इंडिया में हैं। इसका मतलब हम कंप्यूटर में पूरे वर्ल्ड में आगे हैं। ठीक है ना? आईटी सेक्टर में भारत कम नहीं है, आईटी सेक्टर के अंदर भारत अग्रिम है, अगली लाइन में है।
उसके बाद में चिकित्सा, चिकित्सा का मतलब अ, मेडिकल की लाइन में। आपने देखा होगा कंप्यूटर जैसे आईसीयू के अंदर हम जाएँगे तो छोटी-छोटी मशीन हम देखेंगे, तो वो मशीनें सब कंप्यूटर और वो कई-कई तो ऑटोमेशन पे भी काम करती है। जैसे वो ऑक्सीजन लेवल नाप रहा है, जैसे धड़कन नाप रहा है, तो वो ऑटोमेट तरीके से खुद ही डिसीजन लेके खुद ही नाप रहे हैं। ऐसे नहीं कि हम जाके लगा रहे हैं और सब कर रहे हैं, नहीं वो लगा अच्छा, वो कम गया, एक लिमिट से नीचे गया तो वो सीधे-सीधे पी-पी बजने लग जाता है। वो क्यों बजता है? क्योंकि वो ऑटोमेशन पे काम कर रहा होता है, तो वो भी कंप्यूटर है। देखो, ये इससे लाइफ़ आसान हुई या नहीं हुई? आप ये मान सकते हो या फिर देख सकते हो या फिर आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते हैं, यानी सोच भी नहीं सकते कि आज से 30-40 साल पहले ये सब काम लोग लोगों ने अपनी ज़िंदगी के अंदर इस कंप्यूटर के फ़ायदे लिए होंगे जो हम ले रहे हैं। देखो जीवन आसान हुआ ना कंप्यूटर से। व्यापार व्यापार देखो आजकल क्या हो गया है कि मतलब कई सारे ऐसे ऐप आ गए हैं जो आपको है ना मतलब ये हो रहा है कि किराने का सामान के ऐप पड़े हैं, वो आपको बता दे रहे हैं कि आज से ना शक्कर के क्या भाव हैं और आप है ना ज़्यादा किराने वाले को पैसे मत देना। सब्जी तक के भाव बता रहे हैं, वो क्यों बता रहे हैं? व्यापार करना आसान हो गया भाई साहब। कैसे ये किसका फ़ायदा है? ये कंप्यूटर का फ़ायदा है, इसका उपयोग है। उसके बाद में सरकारी सेवाएँ, हर विभाग के अंदर कंप्यूटर लग गया है। आसान हो गया है काम, ठीक है? आप ऐसा नहीं कि अगर पैसे जमा कराना है तो हम उसको पैसे गिन रहे हैं, पैसे गिनने वाली आपने मशीन देखी होगी, वो कंप्यूटर पे काम कर रही है, सीधे से वो बता देती है इतने-इतने नोट है, तो काम आसान हो गया। सरकारी सेवाओं में चले जाओ, आपको आधार कार्ड जैसे हमारे राजस्थान के अंदर ई-मित्र सेवाएँ, ठीक है? ई-मित्र सेवाएँ कितना काम आसान कर रही है। अच्छा मैं आपको बताऊँ ई-मित्र जैसी सेवा बाकी किसी स्टेट में नहीं है, इतनी अच्छी, इतनी वेल प्लान्ड ठीक है ना? ये राजस्थान ई-मित्र के राजस्थान में ई-मित्र है ना एक तरीके से बैंक का भी काम कर रहा है। नहीं है भाई साहब कहीं और नहीं है, आस-पास के आप स्टेट में चले जाओगे ना नहीं है। तो देखो आईटी सेक्टर के अंदर इंडिया तो आ गई है, इंडिया में हम राजस्थान वाले भी आ गए हैं। पीछे नहीं है हम राजस्थान वाले। और उसके बाद में सरकारी सेवाएँ और मैं आपको बात बता दूँ अगर मारवाड़ी के हाथ में ये सरकारी मतलब ये व्यापार वाली चीज़ें और कंप्यूटर का इस्तेमाल लग गया ना, वो और भी आगे बढ़ जाएगा। मारवाड़ी तो वैसे भी बिज़नेस माइंडेड होते हैं। ई-कॉमर्स, ई-कॉमर्स का मतलब आपने देखा होगा अमेज़न, ठीक है? फ्लिपकार्ट और मैं आपको बताऊँ गाँवों के अंदर तो काम कर रहा है मीशो, ठीक है ना? मीशो काम कर रहा है भैया। गाँव वाले अच्छे से समझ जाएँगे ई-कॉमर्स। उसके बाद में मनोरंजन, मनोरंजन का मतलब ये होता है कि हम छोटे-छोटे गेम चला सकते हैं, लूडो खेल सकते हैं। लूडो हम किस पे खेल रहे हैं? लूडो असल में वो खेला जाता है, ठीक है? कैरम बोर्ड हमको खेलना होता है। तो ये सारी चीज़ें जो सारे ऐप होते हैं हम वो कंप्यूटर यानी फ़ोन, कंप्यूटर उस पे चला सकते हैं। क्या कर रहा है? हमारा मनोरंजन भी कर रहा है, अनुसंधान कर रहा है, रिसर्च कर रहा है। ठीक है ना? ये सारे रिसर्च कंप्यूटर पे हो रहे हैं, रक्षा कर रहा है, कहने का मतलब कैमरे हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जो हमारे डीआरडीओ इसको यूज़ कर रहा है, ठीक है? और उसके बाद में हमारे देश की सुरक्षा के अंदर यूज़ होते हैं वो, जैसे हमने सैटेलाइट लगा रखे हैं, वो सैटेलाइट भारत की सीमा से 1500 किलोमीटर दूर तक वो हमको क्या वहीं पे गतिविधि हो रही है, वो सब कुछ बता सकता है। तो वो किससे पॉसिबल है, वो रक्षा से पॉसिबल है, वो डिफेंस से पॉसिबल है। उसके बाद में संचार, कम्युनिकेशन, फ़ोन पे हम बात कर रहे हैं, तो किससे होगी? वो इससे हो जाएगी। ठीक है? अच्छा, इसको हम थोड़ा-सा डिटेल में देख लें। देखें ये ओवरव्यू की तरह ही हम देखेंगे, शिक्षा, एजुकेशन, ऑनलाइन कक्षाएँ हैं, स्मार्ट क्लास हैं, जो हम ले रहे हैं, हमारी क्लास स्मार्ट ही वो होती हैं और ई-लर्निंग है और उसके बाद में डिजिटल पुस्तकालय है। कहने का मतलब डिजिटल लाइब्रेरी। आप अपनी बुक्स है ना, वो डिजिटल फॉर्म में भी पढ़ सकते हैं और उसको स्टोर कर सकते हैं। ऑनलाइन परीक्षा, ये इसके अंदर यूज़ है। हेल्थ केयर मेडिसिन के अंदर जो मेडिकल लाइन में जो यूज़ होता है वो रोगी का रिकॉर्ड, ठीक है ना? और उसके बाद में एमआरआई, सीटी स्कैन, देखो क्या-क्या फ़ायदे हैं यार। ऑनलाइन रिपोर्ट, अस्पताल प्रबंधन, टेलीमेडिसिन, कंप्यूटर के फ़ायदे लो, उसको पढ़ो, एग्ज़ाम के अंदर तो पढ़ना ही है पर
इसको समझो भी सही। बैंकिंग के अंदर एटीएम है, ऑनलाइन बैंकिंग है, इंटरनेट बैंकिंग है, यूपीआई भुगतान, मैंने आपकी अभी आपको बताया खाता प्रबंधन, हम खुद ही नेट बैंकिंग चला रहे हैं भई और पूरा अपना खाता मैनेज कर रहे हैं। यानी आप ये नहीं अपना खाता अगर एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में ट्रांसफ़र करना है, नहीं जाना है बैंक के अंदर, सारा काम यहीं, ठीक है ना? आराम से आपका ई-केवाईसी भी ब बैंक को आप भेज दो, वो ई-केवाईसी कर देगा। कुछ लोग है ना ई-केवाईसी के पेपर लेके बैंकों की लाइनों में लगे रहते हैं, नहीं होता यार ऐसे। आप उसको ईमेल करो और बोलो मेरा खाता कर दे भई, वरना है ना तेरे भारी पड़ेगा। तो वो सारा का सारा काम, पूरा का पूरा बैंकिंग का काम ऑनलाइन हो रहा है। कितना आसान हो गया, हम बैंकों की लाइन में नहीं लगने वाले हैं। क्यों नहीं लगने वाले हैं? बस इसलिए कंप्यूटर का ज़माना है। व्यापार, बिज़नेस, बिलिंग हो रहा है इससे बहुत अच्छे से हो रहा है और बिना आदमी के, बिना व्यक्ति के हस्तक्षेप के हो रहा है। सबसे बड़ी बात है लेखांकन, अकाउंट्स का काम हो रहा है। कहने का मतलब हमको एक्सेल के अंदर हम काम कर रहे हैं। बहुत बड़े-बड़े ना रजिस्टर बनाने की ज़रूरत नहीं है पुराने साहूकारों की तरह। स्टॉक प्रबंधन हो रहा है, वेतन प्रबंधन हो रहा है, अपने आप वेतन बिल बन रहे हैं। आजकल टीचर्स लोगों के बिल बन रहे होते हैं। वो 25-30 तारीख 25 के बाद में ना वो बिलिंग में लग जाते हैं। यानी हमारा बिल बना देना, ये करना ताकि एक तरीके से ले लिया जाए और लगभग सारे के सारे जो गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं वो पूरे के पूरे हमारे जैसे। तो ई-कॉमर्स भी ये व्यापार से जुड़ी हुई चीज़ है। देखो मैं आपको बताऊँ क्या होगा मिसाइल जैसे एक जैसे ये बोला होगा स्टॉक प्रबंधन, लेखांकन अ, क्या है ये क्या वाक़ई इसका उपयोग है या नहीं है? इस तरीके से वो ऑप्शन पूछ सकता है। डिजिटल पुस्तकालय, एटीएम पूछ लिया, अस्पताल प्रबंधन, ई-कॉमर्स यानी उसके वो कंप्यूटर के कार्यों में ये पूछ सकता है या कंप्यूटर के उपयोग में ये पूछ सकता है, क्या ये काम करता है या नहीं करता है? कहने का मतलब है कि मैदान के अंदर जाके फुटबॉल तो नहीं खेल सकता ना, पर ये अगर रोबोट का पूछा जाए तो वो कंप्यूटर है। ठीक है? तो इस तरीके से ये सवाल पूछे जा सकते हैं। सरकारी सेवाओं में ई-गवर्नेंस है, ठीक है? और आधार सेवा है, मैंने अभी आपको बताया, आयकर है। आधार कार्ड से पैन कार्ड अपने आप ही बन रहा है। क्यों बन रहा है? क्योंकि हम कंप्यूटर के ज़माने में जी रहे हैं, वरना है ना पहले फिज़िकली लाइन में मैंने पैन कार्ड बनाया था, बड़ी मुश्किल से बनाया था। ठीक है? रेलवे आरक्षण, उसके बाद में भूमि अभिलेख, रिकॉर्ड, भूमि का रिकॉर्ड, आज अपनी भूमि किसका कितना हिस्सा है और कितना क उसने हिस्सा मेरा दबा रखा है, मालूम पड़ जाता है। आज घर बैठे हैं ना कंप्यूटर से मतलब वो देख रहे हैं लोग ऐप से और अभी-अभी तो वो इस इससे मतलब जुड़े हुए समस्याएँ आई हैं तो मैं तो लोगों को बड़ी आसानी हो गई है क्योंकि हम है ना इस आदमी ने ना इतनी मेरी ज़मीन दबा के रखी है और इतने सालों से दबा के बैठा था, अब वो नहीं दबाएगा। क्यों? क्योंकि ये कंप्यूटर के कारण विज्ञान एवं अनुसंधान अंतरिक्ष से ऊपर जा रहा है। तो ये किसका है? आज से देखो 100 डेढ़ 100 या फिर उससे पहले ये अंतरिक्ष वाले काम तो नहीं होते थे ना, किससे पॉसिबल हुए? कंप्यूटर से हुए। मौसम पूर्वानुमान, बरसात होगी या नहीं होगी मालूम कर लेते हैं, वैज्ञानिक गणनाएँ, प्रयोगशाला अनुसंधान, इस तरीके से ई-कॉमर्स ऑनलाइन खरीदारी करो, ऑनलाइन भुगतान, उत्पाद, ग्राहक सेवा, रक्षा प्रणाली के अंदर मिसाइल नियंत्रण, अभी देखा ही होगा ईरान और इज़राइल वाला युद्ध। मज़ा आ गया ना वो उसके अंदर आपने कि किस तरीके से आयरन डोम काम कर रहा है और किस तरीके से वो मिसाइलें दागी जा रही हैं। किस तरीके से ईरान ने नई-नई मिसाइलें निकाली है। ये मिसाइल नियंत्रण और मिसाइल टालना और निकालना और लॉन्चर और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो ये इसके अंदर शामिल होती है। रडार प्रणाली उसको उसने रडार का मतलब है कि मिसाइल आ रही है उसको वो डिटेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। उसको उसने देखा या नहीं देखा, उपग्रह निगरानी। है ना, आप चलते-फिरते हो, उपग्रह के अंदर सैटेलाइट के अंदर कैमरे लगे हुए हैं, आपको देख लेते हैं भैया, ये जो उपग्रह निगरानी है, ये कंप्यूटर से पॉसिबल है। सीमा सुरक्षा, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया। हाँ, अच्छा, देखो, ये बहुत पिछली सारी बातें हमने पढ़ी और हमने देखी। अब हम ये देखेंगे कि इससे बनने वाले सवाल कैसे हैं। देखो, कंप्यूटर तो उसकी विशेषताएँ भी हमने पढ़ ली और उसका उपयोग भी हमने पढ़ लिए, काफ़ी गहरे चले गए थे हम। पर मैंने आपको शुरू में क्या बताया? गहरा नहीं जाना भई, एग्ज़ाम ओरिएंटेड रहना है। कंप्यूटर है ना, वो आपको अलग से आप देख लेना, मैं आपके लिए अलग से क्लासें डाल दूँगा जो कंप्यूटर गहराई से होगी, पर अभी आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ना है और ख़ास करके मुझे एग्ज़ाम ओरिएंटेड आपको पढ़ाना है, ताकि आप अगर इधर-उधर डिस्ट्रैक्ट हो जाओ तो बात अलग है, पर मैं आपको होने नहीं दूँगा। तो चलो इसको क्वेश्चन करते हैं अपन कि कंप्यूटर की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है? थोड़ा याद करो मैंने आपको क्या बताया था? देखो
कि बहुमुखी क्षमता ये भी कंप्यूटर की विशेषता है, गति ये भी कंप्यूटर की विशेषता है, विश्वसनीयता ये भी कंप्यूटर की विशेषता है और भंडारण क्षमता ये भी कंप्यूटर की विशेषता है। तो भई ये पूछना क्या चाह रहा है? ये हो गया ना कन्फ्यूज़। ये क्वेश्चन हो गया ग्रेजुएशन लेवल का, सबसे प्रमुख। और मैंने आपको कुछ बताया था सबसे प्रमुख क्या है। तो देखो भैया सबसे प्रमुख कौन-सी हैं? ये गति, स्पीड। देखो बहुत सारी चीज़ें हो जाएगी। मैं आपको ये बताऊँ कि बहुमुखी क्षमता बहुत सारे कंप्यूटर काम कर लेता होगा, मान लिया हमने, ठीक है। विश्वसनीय रिलायबल है कंप्यूटर, मान लिया हमने भी ठीक है। तू है ना हम जो इंस्ट्रक्शन देते हैं उसके अकॉर्डिंग काम करता है। और भंडारण क्षमता बहुत सारी चीज़ें स्टोर कर लेता होगा, उसको सुरक्षित रख लेता होगा। लेकिन अगर उसकी स्पीड कम है, ठीक है ना, ये बहुत सारी काम कर लेगा, इसको इसकी स्पीड कम है तो उसको हम हाथ लगाने वाले नहीं हैं। ठीक है ना? हम बाकी सारे काम खुद ही कर लेंगे, अगर वो उसको स्पीड नहीं दे रहा है। कहने का मतलब फ़ास्ट काम कर भई, आपका मेन काम क्या है? फ़ास्ट काम करो आप। फ़ास्ट काम करोगे तो आप हमारे काम के हो, वरना काम के नहीं हो। वहाँ से किसी ने मिसाइल लॉन्च की और हमने उसको नहीं मारा, तो वो है ना 20 या 30 सेकंड के अंदर हमारी टेरिटरी के अंदर आके गिर जाएगी, हमारे लोगों को नुकसान पहुँचाएगी। आप स्पीड के अकॉर्डिंग काम नहीं करोगे और यहाँ से लॉन्चर से आप उस मिसाइल को आसमान में नहीं मारोगे, तो नुकसान हो गया ना हमको। फिर हमारे कंप्यूटर किस काम का? कंप्यूटर तभी काम का है जो रियल टाइम पे काम करे। रियल टाइम का मतलब ये होता है कि वो बिल्कुल जो हमारा इंस्ट्रक्शन दिया गया है उसी टाइम पे वो काम करना चाहिए। हमने बोला कि भई 3 सेकंड के अंदर काम कर दे और वो 5 में काम कर रहा है, 5 सेकंड में। आप हमारे काम के नहीं हो। हमारे काम और हम आपको अपनी ज़िंदगी, जीवन में तभी अप्लाई करेंगे जब आने देंगे जब हम आपकी स्पीड बहुत तेज़ होगी। स्पीड आप ज़्यादा रखिए भई, ठीक है? तो इसका सबसे प्रमुख विशेषता क्या है? गति, स्पीड मालूम पड़ गया होगा आपको। कंप्यूटर की सटीकता किस पर निर्भर करती है? मैंने देखा बताया था ना सही इनपुट और सही निर्देश या कंप्यूटर के रंग पर, बिजली की मात्रा पर, मॉनिटर के आकार पर, ये तो नहीं। 12th लेवल का क्वेश्चन मैं आपको लेवल भी बताता रहूँगा इस लेवल के। तो कंप्यूटर की सटीकता किस पे निर्भर करती है? सही इनपुट दोगे और आउटपुट और उसको सही निर्देश दोगे, यानी गार्बेज इन एंड गार्बेज आउट ये बेहतर होगा तो उसके अकॉर्डिंग आपका परिणाम, रिजल्ट, आउटपुट, ठीक है ना? फल, नतीजा आएगा। ओके? एक बार प्रोग्राम लोड करने, अच्छा ये प्रोग्राम क्या चीज़ है? मैं आपको बताऊँ, देखो ये बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बाद में बताऊँगा। पर आप साथ-साथ में भी कुछ प्रोग्राम है मतलब निर्देशों का समूह। एक निर्देश नहीं, बहुत सारे ऐसे निर्देश। निर्देश का मतलब ये है कि मैं उसको जो बातें बता रहा हूँ ना एक साथ, मैं आपको एक बात बताऊँ, जो चैट जीपीटी आप यूज़ कर रहे हो ना, याद रखना चैट जीपीटी को आप यूज़ करो तो उसके अंदर भी आप इनपुट कंप्लीट दिया करो। हैं, उसको आप पूरा बता दिया करो कि मुझे ये जैसे आपने कोई पिक्चर बताई तो उसको अधूरा मत बताओ, क्योंकि वो भी आखिरकार इंसान नहीं है। हालाँकि इंसानों की तरह समझ रहा, पर इंसान नहीं है। अगर आप वो उसको सही इनपुट दोगे, सही इंस्ट्रक्शन दोगे, यानी सही निर्देश दोगे, ठीक है ना? इंस्ट्रक्शन मीन निर्देश दोगे, तो फिर वो आपको आउट भी बेहतर देगा। वो एआई है, वो कंप्यूटर की तरह काम कर रहा है, तो कंप्यूटर भी ऐसे ही है, निर्देशों का समूह है और वो भी सही होने चाहिए। अगर सही होंगे तो आपका आउटपुट यानी परिणाम भी सही आएगा। एक अच्छा आज अब क्वेश्चन पे आते हैं अपन, ठीक है? एक बार प्रोग्राम को लोड यानी लोड कर दिया, दे दिया उसको, करने के बाद कंप्यूटर का स्वतः कार्य करना किस विशेषता को दर्शाता है? दो भी इसका आंसर। अच्छा मैं आपको बताऊँ, ये मैं क्वेश्चन आंसर करा रहा हूँ और आप है ना उस कमेंट के अंदर ज़रूर लिखना कि अ, मतलब मैं आपको क्या बताऊँ? कमेंट में आप यही लिख देना कि कितने अच्छे क्या और क्वेश्चन बन सकते थे। तो मैं आपको ये बताऊँ कि इसकी आप आंसर कमेंट के अंदर दोगे, तो क्या ही मज़ा यार, मैं आपको यहीं बता दूँगा सारे के सारे और समझा दूँगा, बताने की तो बात अलग है। किस विशेषता को दर्शाता है? तो ये स्वचालन को बताता है, ऑटोमेशन, ठीक है? और सटीकता और परिश्रमिता और गति, पता ही है अपन को। कंप्यूटर की वह विशेषता जिसमें
वह बिना थके लगातार कार्य करता है कहलाती है। अच्छा, मैं आपको बात याद दिला दूँ कि ये सारी पीडीएफ, सारे क्वेश्चन आंसर आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। वो उसपे मैं यानी 24 आवर 24 इंटू 7 और उस पे मैं ना लाइव रहता हूँ, मैं आपको बताता रहूँगा। बहुत सारी चीज़ें ना मैंने वहीं पे क्वेश्चन आंसर डाल के तो नोटिफ़िकेशन ऑन कर देना सिर्फ़ अपने वाले चैनल का और किसी का नहीं, ठीक है? और उसके बाद में ये सारी चीज़ें आपको मिलती रहेगी। अब फ्री में पढ़ो, मज़े करो आप। कंप्यूटर की वह विशेषता है जिसमें वह बिना थके कार्य करता है, आपको पता है परिश्रमिता, ठीक है? परिश्रमिता। कंप्यूटर की कौन-सी विशेषता है उसे विभिन्न प्रकार के कार्य करने में सक्षम बनाती है? कौन-सी विशेषता जो विभिन्न प्रकार के कार्य, बहुत सारे कार्य बताने के लिए करने के लिए सक्षम बनाती है? तो बहुमुखी क्षमता यानी मल्टीटास्किंग होता है यार वो, बहुत सारे काम एक साथ कर सकता है। ठीक है, मल्टीटास्क करेगा वो। मैं उसको ये बोलूँगा कि यार तू गाने सुना, साथ-साथ में मेरा काम कर और उसके बाद में ना बहुत सारा मौसम की जानकारी दे दे मुझे और पिक्चर भी साथ में बना रहा हूँ, चैट जीपीटी पे काम कर रहा हूँ, सब काम कर देगा ये, बहुत अच्छे से काम करता है और ऐसा नहीं है कि वो भूल जाए हमारी तरह। समान इनपुट देने पर कंप्यूटर द्वारा समान परिणाम देना किस विशेषता को दर्शाता है? आपने देखा होगा भैया, ये किसको बताता है? ये बताता है विश्वसनीयता। कहने का मतलब समान मैंने उसको बोल दिया कि यार है ना तू इतना-इतना काम कर दे तो उससे वो उतना-उतना ही रिज़ल्ट देगा। ऐसा नहीं है कि मैंने उसको काम दे दिया और उसने आधा-अधूरा कर करा के निकल लिया। ये कामचोर नहीं है। क्या ये कामचोर नहीं है। तो क्या है भई ये समान इनपुट जो मैंने इसको दिया, वो समान परिणाम जारी करता है। मैंने जितना दिया है काम, उतना ही काम करेगा, ना तो ज़्यादा करेगा और ना ही कम करेगा। अगर ऐसा करेगा तो वो हमारे लिए विश्वास पात्र नहीं रहेगा। ठीक है ना? अरे, ऐसे ही तो लिखते हैं, ठीक है? विश्वास पात्र वो नहीं रहेगा। ओके? कंप्यूटर की विशाल मात्रा में डेटा सुरक्षित रखने की क्षमता को क्या कहा जाता है? बहुत सारे क्वेश्चन कितने आसानी से हो रहे हैं। भंडारण क्षमता। देखो ये सवाल है ना दोनों लेवल में आ सकते हैं। ठीक है? ये बोथ लेवल कवर कर सकता है। दोनों प्रकार के आए। ये सवाल अच्छे अच्छे खासे और बढ़िया है। ऑनलाइन बैंकिंग में मुख्य कार्य किसका उपयोग किया जाता है? किसका किया जाएगा? ऑनलाइन कार्य के अंदर क्या रेडियो का होता है? या फिर टेलीविज़न का कैमरे का होता है? नहीं होता है भैया, कंप्यूटर का होता है। बहुत आसान है, 12th लेवल का। निम्न में से कौन-सी कंप्यूटर की विशेषता नहीं है? हाँ, ये देखो ना, गति तो है, सटीकता भी है और विश्वसनीयता भी है, बुद्धिमत्ता। बुद्धिमत्ता का मतलब है, के पास क्या दिमाग है? भैया ये खुद का दिमाग नहीं है इसके पास, खुद डिसीजन ले कुछ एआई पहुँच रहा है, जो एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो इसको कुछ की बात को सच कर रहा है, पर फिर भी हम ये मानते हैं कि कंप्यूटर है ना वो नहीं है, वो बात नहीं है जो आदमी में दिमाग है, आदमी का दिमाग बहुत शातिर दिमाग होता है, ठीक है? तो बुद्धिमत्ता नहीं है भई इसमें, कंप्यूटर का उपयोग मौसम पूर्वानुमान के लिए किस क्षेत्र में किया जाता है? सीधी-सी बात है, शिक्षा में थोड़ी ना होगा, ये वैज्ञानिक अनुसंधान, ठीक है ना? कृषि और बैंकिंग के अंदर कंप्यूटर का मौसम पूर्वानुमान किस क्षेत्र में किया जाता है? अनुसंधान करके सैटेलाइट ऊपर जाते हैं और वही तो बताते हैं ऊपर से देखते हैं कि भी ये बादल या खेत है, ठीक है? आज राजस्थान माते है या को नहीं है, ठीक है? आज वो यूपी, बिहार पे हैं या फिर वो महाराष्ट्र पे हैं, केरल में कब मानसून आने वाला है, राजस्थान में कब आएगा, आप डेटें रटते होंगे राजस्थान भूगोल के अंदर कि भई वो 15 जून को आएगा, 15 जुलाई को आएगा। वो किस तरीके से अनुमान है और वो फिर वो एग्ज़ैक्टली डेट पे आता है, नहीं आता है और कभी-कभार तो देखो आजकल तो मैसेज आ जाते हैं हमारे पास कि भई है ना अंधड़ आने वाला है, आँधी आने वाली है, याद रखना और बहुत तेज़ आने वाली है, किसी लाइट के खंभे के नीचे मत बैठना। तो ये फ़ायदे ही तो हैं और कंप्यूटर क्या है तो फिर हम क्या करते हैं लाइट के खंभे से दूर भाग जाते हैं। रेलवे आरक्षण प्रणाली मुख्यतः कंप्यूटर की किस विशेषता का लाभ उठाती है?
किसका उठाएगी? सीधी-सी बात है, गति और सटीकता। मैं आरक्षण कर रहा हूँ, वैसे तत्काल मैंने बुक की। तत्काल अगर टाइम पे नहीं हुई, शुरू वाले 10 मिनट में निपट जाती है, ठीक है? अगर वो टाइम पे काम उसने नहीं किया तो मेरी किस काम का? और वो सटीकता यूँ नहीं कि मैंने नाम डाला सुरेश का और टाइप हो गया राकेश, राकेश के नाम से बन गई टिकट और मैं मेरा आधार कार्ड लेके चला गया, रेल सीट के अंदर जाके बैठ गया, उसने टीसी ने मुझे उठा के भेज दिया। मतलब काम नहीं कर रहा है और ढंग से काम नहीं कर रहा है, मुझे परेशान कर रहा है, तो मेरे किस काम का कंप्यूटर? सटीक काम करता भी है वो। अगर आप सुरेश डालोगे ना तो सुरेश ही आएगा, राकेश नहीं आएगा। सुरेश और राकेश दोनों खुश हो गए, आज क्लास में नाम आ गया। गवर्नेंस का आधार क्या है? सीधी-सी बात है, हम क्या रेडियो से चलाते हैं या फिर फैक्स से या फिर टेलीफ़ोन से? नहीं भैया, कंप्यूटर से चलाते हैं, ठीक है ना? कंप्यूटर से है सब कुछ। सरकार की योजनाएँ ई गवर्नेंस का गुड गवर्नेंस का बहुत अच्छा उदाहरण है यार। कंप्यूटर से ये सब कुछ संभव है कि एक आदमी, एक व्यक्ति का जीवन है ना बहुत आसान हो गया है। कंप्यूटर किस प्रकार के कार्यों के लिए उपयुक्त है? केवल गणना के लिए है, केवल टाइपिंग के लिए है, विभिन्न प्रकार के कार्य और केवल इंटरनेट। केवल केवल नहीं है भैया, केवल नहीं है। ये तो मल्टीटास्क करता है। क्या करता है? मल्टीटास्क करता है, यानी बहुत सारे काम करता है। इसको हम क्या बोलेंगे? विभिन्न प्रकार के कार्य। अगला सवाल लेते हैं, निम्न में से कौन-सा कथन सही है? कंप्यूटर स्वयं निर्णय ले सकता है? नहीं, उसके पास दिमाग नहीं होता है। कंप्यूटर बिना प्रोग्राम के कार्य कर सकता है? नहीं कर सकता है ऐसा। कंप्यूटर दिए गए निर्देशों के अनुसार कार्य करता है? हाँ। निर्देश क्या है? कंप्यूटर की लैंग्वेज के अंदर हम इसको क्या बोलेंगे? प्रोग्राम। याद रखो इसको। कंप्यूटर कभी डेटा संग्रहित नहीं करता। करता है भैया, और बहुत ज़्यादा करता है और बहुत अच्छे से करता है। कम से कम इंसानों से तो अच्छे से करता है। अच्छा, आज की क्लास का सारांश देख लो, क्या-क्या पढ़ा है हमने। देखो, मैंने ये इसलिए डाला, ये स्लाइड इसलिए है कि आपको याद रहे कि आपका ये टॉपिक कवर हो चुका है। फर्स्ट देखो, ये टॉपिक वो है जो दोनों लेवल पे कॉमन है। 12th लेवल पे, ठीक है? और ग्रेजुएशन लेवल पे, ठीक है? तो इस दोनों पे ये टॉपिक कवर हो गया और शॉर्ट सी क्लास थी हमारी। इसके अंदर अगर इतने में बहुत अच्छे से समझ में आ गया और क्वेश्चन आंसर पे भी हो गया, तो आप है ना बहुत अच्छे से कर पाओ। और हाँ, जल्दी हम कोशिश करेंगे कि टेस्ट सीरीज भी लॉन्च की जाए, ताकि आपको है ना, देखो, टेस्ट सीरीज तो ठीक है, मैं टेलीग्राम पे क्वेश्चन आंसर डालता रहता हूँ। से भी अगर आप कवर करेंगे ना तो भी आपका बहुत अच्छे से हो जाएगा। बहुत कम पैसा खर्च करो, जितना कम करोगे बचेगा इतना ही सही है। जितना फ्री में पढ़ने में मज़ा है, तो है ना पैसा देके फिर वो नहीं आता है, क्योंकि पैसा है भी तो नहीं है ना, हम मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं। तो आज है ना, आज हमने क्या किया, एक कंप्यूटर के उपयोग ये कवर कर लिया और कंप्यूटर की विशेषता, यानी पहला टॉपिक, जैसे 12th में तो सिर्फ 3 टॉपिक है, उसके अंदर ये कवर हो गया पूरा का पूरा। ठीक है, अब आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर ये वाला टॉपिक आप जाके किसी भी बुक के अंदर कवर करोगे ना, तो वो क्वेश्चन कर लोगे मेरी क्लास देखने के बाद। ठीक है? और फिर आगे, अच्छा, अगली क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छे। अगली क्लास में हम कंप्यूटर के का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, बहुत अच्छे खासे सवाल बनते हैं, फैक्चुअल हैं, रटा दूँगा मैं आपको। आपको मैं इस तरीके से याद करवाऊँगा हिस्ट्री, यानी कंप्यूटर हिस्ट्री की क्लास, मज़ा आ जाएगा आपको। मेरी ये क्लास देखी और आपके फाइनल हो गया। किताबों के झंझट में पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। हिस्ट्री ऑफ क्लास और कंप्यूटर की पीढ़ियाँ, यानी कंप्यूटर जनरेशन का विस्तृत अध्ययन करेंगे, सिस्टमैटिक अध्ययन करेंगे। विस्तृत तो ठीक है, सिस्टमैटिक करेंगे, ठीक है ना? तो इसके अंदर क्या होगा कि हमको है ना अलग से एक्स्ट्रा याद करने को, यार लॉजिकल, जो कंप्यूटर साइंस है ना, इसके अंदर साइंस जुटा हुआ है और साइंस हमेशा लॉजिकल नॉलेज बेस होता है। तो ये भी आप लॉजिकल तरीके से याद करोगे ना, ये सारे फैक्ट्स हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के और कंप्यूटर जनरेशन के, तो बहुत अच्छे से याद हो जाएँगे। यूँ नहीं है कि हम है ना वो सन भूल गए, नहीं, कभी नहीं भूल सकते। अच्छा, देखो, इससे हम क्या जानेंगे कि कंप्यूटर का विकास कैसे हुआ, ये पता करेंगे हम। एबेकस, देखो, एबेकस से आधुनिक कंप्यूटर तक की यात्रा किस तरीके से हुई,
ये इंटरेस्टिंग भी है और हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बढ़िया है। पर इस चीज़ को तो हमेशा ध्यान में रखना है। ठीक है ना? इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखना है। चार्ल्स बेबेज एवं अन्य वैज्ञानिकों का योगदान क्या रहा कंप्यूटर में, ये हम पढ़ेंगे। कंप्यूटर की पाँचों पीढ़ियाँ फर्स्ट टू फिफ्थ जनरेशन ये कवर करेंगे। प्रत्येक पीढ़ी की प्रमुख विशेषताएँ और तकनीक ये पढ़ेंगे और सीईटी और आरपीएससी के परीक्षाओं में पूछे गए महत्वपूर्ण सवाल तो हम करने वाले ही हैं। तो देखो दोस्तों, आज आपने ये पूरा कवर कर लिया है और ये क्लास आपने बहुत अच्छे से देखी होगी। और मैं आपको ये बता दूँ कि जिसने भी पूरी क्लास देखी है तो उसको एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप और इसकी जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम पे और व्हाट्सएप कम्युनिटी पे आपको मिल जाएगी, वो आप दोनों जॉइन कर लेना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएगी या फिर आप व्यू चैनल करोगे तो उसके डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम, एफबी और व्हाट्सएप कम्युनिटी का चैनल आपको लिंक मिल जाएगा। उसके अंदर आप उसे जॉइन करके और ये इसकी पीडीएफ बहुत अच्छी है, सारी स्लाइडों सहित आप प्राप्त कर सकते हो। और मैं आपको एक बात बता दूँ कि अगली क्लास के अंदर ये क्लास आपको कैसी लगी? तो आप कमेंट ज़रूर करें और लाइक तो करना ही है, सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो आप ज़रूर करें। मैं आपको बताऊँ सब्सक्राइब क्यों करना है? क्योंकि जैसे ही अगली मेरी क्लास आएगी आपके पास अपने आप नोटिफ़िकेशन आ जाएगा। आपको ना वो ढूँढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी सर्च बॉक्स में जाके और फिर वो ढूँढने की ज़रूरत नहीं है। वो अपने आप आपके पास क्लास आ जाएगी और आप उसको देख लोगे, ताकि वो आपके ध्यान में रहेगा। और आपको पता ही है लाइक तो करना ही है। क्लास तो बहुत अच्छी ली है मैंने और और क्या बताऊँ? ठीक है, धन्यवाद।